मूवी के स्टार्ट में हम एक कहानी को देखते हैं जिसमें क्लीनटार के अंदर बहुत सारे सिम्बियोट्स होते हैं। उन सभी सिम्बियोट्स के बीच में बैठा होता है नल, वही नल जो कि इन सारे सिम्बियोट्स का गॉड है। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर नल कैद होता है, क्योंकि नल के हाथ, पैर और उसके शरीर को उसके आसपास के सिम्बियोट्स ने जकड़ के रखा होता है। वो कहता है, मैं हूं नल द गॉड ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरे का भगवान, और मैंने ही सिम्बियोट्स प्रजाति को पैदा किया है। नल कहता है कि आज से बहुत साल पहले वो अपने अंधेरे के एम्पायर में था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन रोशनी आई और उसने उसके अंधेरे के एम्पायर को उससे छीन लिया। लेकिन उसके बाद आगे चलकर सिम्बियोट के बच्चों ने भी उसे धोखा दिया और उसे पकड़कर इस क्लीनटार के अंदर कैद कर दिया। इसके आगे नल कहता है कि इस कैद से निकलने के लिए उसे कॉडेक्स चाहिए, क्योंकि कॉडेक्स ही एक ऐसी चीज है जो कि इस कैद की चाबी बनकर नल को यहां से आजाद कर सकती है। अब इसके साथ ही यहीं पर हमें पता लगता है कि इस क्लीनटार पर नल के साथ ना सिर्फ उसके सिम्बियोट होते हैं, बल्कि यहीं पर ही बहुत जेनोफेज भी होते हैं। और ये जेनोफेज ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि सिम्बियोट को मारकर खाते हैं। इन सारे जेनोफेज को भी नल ने ही बनाया है। सिम्बियोट को बनाने करने से पहले यहां पर हम ये देखते हैं कि इन सारे जेनोफेज का कलर भी ब्लैक है, और इससे हमें यह पता लगता है कि आज से सालों पहले जब सिम्बियोट रेज नल के खिलाफ हो गई थी, तब उन सब ने मिलकर तो नल को कैद कर दिया था। लेकिन ये जेनोफेज स्पीशीज अभी भी नल की वफादार है, और इसके लिए यहां पर हम ये देखते हैं कि नल अपने सारे जेनोफेज को ये ऑर्डर देता है कि वो यूनिवर्स के कोने कोने में फैल जाए और सभी प्लैनेट्स पर जाकर कॉडेक्स को ढूंढे, और उन सभी जेनोफेज को जैसे ही कॉडेक्स मिले वैसे ही वो उस कॉडेक्स को नल के लिए लेकर आए, ताकि नल कॉडेक्स की मदद से आजाद हो सके। और इसके लिए दोस्तों, नल यहां पर कहता है कि एक बार जैसे ही उसे कॉडेक्स मिल जाएगा वैसे ही वो यहां से आजाद हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने डार्कनेस के एम्पायर को फिर से बनाएगा। और फिर ये बोलने के बाद ही नल अपने आसपास बहुत सारे पोर्टल्स को बनाता है, और उन पोर्टल्स की मदद से सारे जेनोफेज को यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स पर भेज देता है, ताकि वो सभी नल के लिए कॉडेक्स ढूंढ सकें। अब हम सीधा एडी ब्लॉक को देखते हैं। एडी ब्लॉक इस समय उसी बार में बैठा होता है जिस बार में वो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर था, और हमें पता लगता है कि ये सीन भी स्पाइडरमैन नो वे होम वाला ही सीन है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रोक एमसीयू हीरोज के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है, और इसके साथ ही वो बारटेंडर से ये भी सुनता है कि इस वाले यूनिवर्स के अंदर थेनोस नाम का कोई विलन आया था, जिसने कि आधे यूनिवर्स को 5 सालों के लिए गायब कर दिया था। लेकिन इस सब के बाद ही हम ये भी देखते हैं कि एडी ब्रोक अपने वेनम सिम्बियोट के साथ अपने यूनिवर्स में वापस आने लगता है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स इसी टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करते हैं, और इसीलिए अगले पल एडी ब्रोक और अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद भी एडी और वेनम ये देखते हैं कि वो लोग अपने यूनिवर्स के अंदर भी सेम उसी जगह पर है जिस जगह पर वो लोग एमसीयू की दुनिया में थे, यानी कि इस टाइम पर भी वो लोग मेक्सिको के उसी बार के अंदर होते हैं। और तो और उनके सामने का बारटेंडर भी बिल्कुल सेम होता है। बस फर्क इतना होता है कि इनके यूनिवर्स के बारटेंडर के बाल लंबे होते हैं। अब एडी ब्रोक के यहां आते ही हम देखते हैं कि वेनम एडी की बॉडी से अपने कई सारे हाथ बाहर निकालता है और एडी ब्रोक के लिए एक ड्रिंक बनाकर उसे पिलाता है। लेकिन इसी टाइम पर बारटेंडर एडी को देखता है, जिस वजह से वो ये नोटिस कर लेता है कि एडी की बॉडी के अंदर से बहुत सारे हाथ निकल रहे हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर एडी ब्रोक उसी बार में लगे हुए एक टीवी को देखता है, जिस टीवी के अंदर ये न्यूज चल रही होती है कि पैट्रिक मलिगन नाम के एक डिटेक्टिव की मौत हो चुकी है, और पुलिस को यह शक है कि पैट्रिक मलिगन को एडी ब्रोक ने मारा है। इसके लिए पुलिस एडी ब्रोक को ढूंढ रही है, लेकिन एडी ब्रोक इस टाइम पर गायब है। अब एडी ब्रोक जैसे ही ये न्यूज सुनता है कि पुलिस वाले उसे पैट्रिक मलिगन का हत्यारा समझ रहे हैं, वैसे ही वो समझ जाता है कि इस टाइम पर उसका सैन फ्रांसिस्को जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां पर जाता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी, और अगर ऐसा होता है तो वो अपनी बेगुनाही को साबित भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसके बाद ये वेनम सिम्बियोट एडी से ही बोलता है कि अब आखिरकार एडी क्या करने वाला है, जिस पर एडी वेनम को ही बताता है कि असल में अब वो यहां से सीधा न्यूयॉर्क जाएगा, क्योंकि वहां पर वो एक जज को जानता है, और एडी को उस जज के कई सारे बुरे कामों के बारे में पता है, और इसलिए एडी उस जज से मदद लेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। अब एडी ब्रोक जैसे ही इस बात को फाइनल करता है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है, वैसे ही वो उस बार टेंडर के पैसे देता है और पैसे देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि बार टेंडर को पैसे देने के लिए वेनम अपना हाथ निकालता है और उसके काउंटर के ऊपर पैसे रख देता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि वेनम ने जब काउंटर पर पैसे रखे होते हैं, तब उसी टाइम पर पैसों के साथ साथ शायद वेनम की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा वहां पर रह जाता है, और ये टुकड़ा भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा टुकड़ा वेनम ने एमसीयू यूनिवर्स में छोड़ दिया था। अब एडी ब्रोक वहां से निकलकर बाहर चलने लगता है, लेकिन बाहर सड़क पर चलते हुए उसे कई सारे कुत्तों की आवाज आती है, और इसीलिए वो सारे डॉग्स की आवाजों को सुनकर एडी ब्रोक उसी जगह पर जाता है जहां पर वो सारे डॉग्स होते हैं।
वहां पहुंचकर एडी और वेनम ये देखते हैं कि कुछ बुरे लोगों ने बहुत सारे डॉग्स को पीटा, पिंजरों में कैद कर रखा है और शायद से वो सब लोग मिलकर इन सारे डॉग्स को बेचना चाहते हैं। और इसीलिए एडी और वेनम ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन सारे पिंजरों को खोलकर डॉग्स को आजाद कर देंगे। लेकिन उनके ऐसा कुछ करने से पहले वहां पर 3 लोग आ जाते हैं और ये तीनों वही लोग होते हैं जिन्होंने इन सारे डॉग्स को यहाँ पर कैद किया होता है। यहाँ पर एडी इन सबको जाने के लिए कहता है और वो उन तीनों से कहता है कि अगर वो लोग इन सब कुत्तों को जाने दे और चुपचाप यहाँ से निकल जाए तो वो किसी को भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो तीनों एडी की बात नहीं मानते और वो लोग एडी पर हमला कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में वेनम बाहर आता है और एडी ब्रोक इस मूवी में पहली बार वेनम बनता है। और फिर वेनम बनते ही वो सबसे पहले सारे डॉग्स को आजाद करता है। फिर उन तीनों विलेंस को पकड़कर वेनम उनके सर को खा जाता है। अब इन सब के बाद एडी फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर सभी डॉग्स को आजाद करवाकर वो वहां से निकल जाता है और अपने रास्ते में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि एडी के पीछे वाली बिल्डिंग पर एक जेनोफेज आ जाता है, यानी कि वही जेनोफेज जिसे नल ने भेजा है। लेकिन एडी ब्रोक जेनोफेज को देखता नहीं और अपने रास्ते पर चलता रहता है। अब इसी की दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि यहाँ से बहुत दूर एक आदमी बैठा है जो कि इस टाइम पर एडी ब्रोक पर नजर रख रहा है। और एडी ब्रोक इस टाइम पर जिस रोड पर चल रहा है उस रोड के सीसीटीवी कैमरास एडी ब्रोक की फुटेज कवर कर रहे हैं और इन्हीं सारी फुटेज के जरिए वो अनजान आदमी एडी ब्रोक को देख रहा है। अब यहाँ पर हमें इस आदमी का फेस नहीं दिखा जाता है, लेकिन ये आदमी यहाँ पर कहता है कि एडी ब्रोक अब बाहर आ चुका है और इसलिए अब इसे पकड़ने का वक्त आ गया है। और फिर इसके लिए ये अनजान आदमी जनरल रेक्स को फोन करता है और उससे कहता है कि वो एडी को पकड़ ले। और यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये बंदा चाहे जो भी है, लेकिन ये एडी ब्रोक और वेनम दोनों के बारे में जानता है। अब इसके बाद ही हम सीधा जनरल रेक्स को देखते हैं, जिसे इंफॉर्मेशन मिलती है। वह अपनी टीम के साथ सीधा उसी बार के अंदर जाता है जहां पर एडी और वेनम थे। यहां पर पहुंचकर वो उस बार टेंडर से इंफॉर्मेशन लेता है, जिस पर वो बार टेंडर जनरल रेक्स को ये बताता है कि अभी जो आदमी आया था उसके बहुत सारे हाथ थे और वो अपने हाथों को बहुत ही लंबा कुछ भी पकड़ रहा था। अब ये बात सुनकर ही जनरल रेक्स अपनी टीम से कहता है कि वह लोग उस बार टेंडर को बेहोश करके अपने साथ ले चले, जिसके लिए टीम ऐसा ही करती है और वह उसे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल देती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही जनरल रेक्स वेनम सिम्बियोट की बॉडी के उस छोटे से पार्ट को भी उठा लेता है जो कि वेनम की बॉडी से निकलकर काउंटर पर रह गया था। अब इसके पास सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एक लेडी से मिलते हैं। अब इस लेडी का नाम होता है डॉक्टर पेन और हमें पता लगता है कि ये डॉक्टर पेन एरिया 51 के अंदर रिसर्च का काम करती है। एरिया 51 नाम की जगह यूएसए में रियल में एग्जिस्ट करती है और इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस और एलियंस से जुड़ी हुई चीजों पर रिसर्च की जाती है और हमें इस मूवी के अंदर भी ऐसा ही दिखाया जाता है। अब हम डॉक्टर पेन को देखते हैं जो कि एरिया 51 में अपना काम करने जाती है और वहां पर आकर हमें यह पता लगता है कि अर्थ पर जितने भी सिम्बियोट्स मौजूद है उन सारे सिम्बियोट्स को पकड़कर यहीं पर रखा गया है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर डॉक्टर पेन से मिलने के लिए जनरल रैक्स आता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो जनरल रैक्स है वो भी असल में एरिया 51 के लिए काम करता है। यहाँ पर जनरल रैक्स ने बार के अंदर से वेनम की बॉडी के जिस अंश को पकड़ा होता है वो भी डॉक्टर पेन को दे देता है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही डॉक्टर पेन जनरल रेक्स को लेकर सीधा एक रूम के पास जाती है और वहां रूम के अंदर के एक आदमी को देखने लगती है। हम ये नोटिस करते हैं कि उस रूम के अंदर पैट्रिक मलिगन है जो कि इस टाइम जिंदा है और एरिया 51 की कैद में है। यहाँ पर डॉक्टर पेन और जनरल आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जब हमें ये मिला था तब उस टाइम पर ये मरा हुआ था और इसके लिए हमने एक सिम्बियोट इसका बॉन्ड करवाया जिस वजह से ये जिंदा हो चुका है। और फिर यही से हमें पता लगता है कि स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर कोई सिम्बियोट किसी मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अब इसके बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि पैट्रिक मलिगन एकदम से खड़ा हो जाता है और वो रूम के शीशे के पास आता है और वो डॉक्टर पेन और जनरल से बात करते हुए उनसे कहता है कि तुम सबके ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। इसके बाद ही हमें पता लगता है कि असल में वह जो भी बोल रहा है वो असलियत में उसके सिम्बियोट के शब्द है, जिसका मतलब इस टाइम पर पैट्रिक मलिगन नहीं बल्कि उसका सिम्बियोट उनसे बातें कर रहा है। यहाँ पर पैट्रिक मलिगन के अंदर का सिम्बियोट जनरल और डॉक्टर पेन को नल के बारे में बताता है और इस सिम्बियोट को भी नल के बारे में इसीलिए पता है क्योंकि स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सारे सिम्बियोट हाई माइंड से कनेक्टेड है। वो सिम्बियोट उन्हें बताता है कि जिसने उन सबको क्रिएट किया है उसका नाम नल है और वो अंधेरे का भगवान है। लेकिन आज से बहुत साल पहले उन सारे सिम्बियोट ने मिलकर नल को कैद कर दिया था, पर अब नल आजाद होना चाहता है और इसीलिए ही अब वो कॉडेक्स को हासिल करना चाहता है ताकि कॉडेक्स से वो खुद को आजाद कर सके। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा एडी को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि एडी ब्रोक वेनम सिम्बियोट बनकर एक प्लेन से चिपक के आए और वो उसी प्लेन के जरिए हवा में उड़कर न्यूयॉर्क आ रहा है। लेकिन इसके अगले पल एक जेनोफेज वेनम को ट्रेस करता हुआ उसी प्लेन के ऊपर आ जाता है
जिसके बाद ही उसी प्लेन पर वेनम और जेनोफेज की फाइट होती है। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जेनोफेज को वेनम की बॉडी के अंदर कॉर्डेक्स दिख रहा होता है, जो कॉर्डेक्स वेनम के गले पर होता है। लेकिन यहाँ पर वेनम किसी तरह से जेनोफेज को चकमा दे देता है और वो प्लेन से कूदकर एक पैराशूट खोलता है और एडी को बचा लेता है। नीचे आकर एडी ब्रोक वेनम से पूछता है कि आखिर वो क्रिएचर कौन था और आखिरकार वो उन पर हमला क्यों कर रहा था। इसका जवाब देते हुए वेनम एडी को ये बताता है कि असल में वो एक जेनोफेज था और वो यहाँ पर उनसे उनका कॉर्डेक्स लेने आया था। अब वेनम की बातें सुनकर एडी को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसीलिए एडी उसे ये कहते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जो सुनकर वेनम एडी को ये बताता है कि असल में उन सभी सिम्बियोट को एक गोड ने क्रिएट किया है, जिस गोड का नाम है नल। लेकिन उसी नल ने सभी सिम्बियोट को क्रिएट करने के साथ साथ सारे जेनोफेज को भी क्रिएट किया है, यानी कि वही क्रिएचर जो कि उन पर हमला करने आया था। लेकिन आज से बहुत साल पहले सारे सिम्बियोट ने मिलकर नल को क्लीन टार के अंदर कैद कर दिया था। पर अब नल आजाद होना चाहता है और आजाद होने के लिए उसे कॉर्डेक्स चाहिए। अब इसके बाद कॉर्डेक्स के बारे में बताते हुए वेनम सिम्बियोट एडी से यह कहता है कि एक सिम्बियोट के अंदर अपने होस्ट को फिर से जिंदा करने की पावर्स होती है, और इसीलिए मान लो अगर किसी सिम्बियोट का होस्ट मर गया तो वो सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा कर सकता है। लेकिन जैसे सिम्बियोट अपने होस्ट को फिर से जिंदा करता है, वैसे उसके और उसके होस्ट की बॉडी के अंदर एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, और वही एनर्जी असल में कॉर्डेक्स है। और यही कॉर्डेक्स नल को चाहिए, जिससे कि वो खुद को क्लीन टार नाम की जेल से आजाद कर सके। और वेनम की बात सुनकर एडी उससे कहता है कि अच्छा है कि हमारे पास तो कोई कॉर्डेक्स नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी नहीं मरा हूं। पर यह सुनते ही वेनम 1 से कहता है कि तुम एक बार मर चुके हो। और फिर इसके बाद ही हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है, जो सीन वेनम 1 मूवी का होता है। यहां पर हम ये देखते हैं कि एडी ब्रोक की मौत हो जाती है, जिसके बाद वेनम सिम्बियोट एडी को फिर से जिंदा करता है। और अब इसी वजह से वेनम सिम्बियोट और एडी की बॉडी के अंदर कॉर्डेक्स आ चुका है। लेकिन यहीं पर वेनम एडी से यह भी कहता है कि जेनोफेज को कॉर्डेक्स सिर्फ तभी दिखाई देता है जब वो एडी ब्रोक को पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि जैसे एडी ब्रोक पूरी तरह से वेनम बनता है, वैसे ही उसके गले में जो कॉर्डेक्स है वो पूरी तरह से चमकने लगता है और जेनोफेज को कॉर्डेक्स से सिग्नल मिलने लगता है, जिस वजह से जेनोफेज बहुत दूर से भी कॉर्डेक्स को ढूंढकर वहां पर आ जाता है। और इसके लिए वेनम एडी से कहता है कि जब तक हमारे पास जेनोफेज का खतरा है, तब तक वो एडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे ढूंढकर वह वहां पर आ जाएगी और फिर वो एडी और वेनम दोनों को मारकर कॉर्डेक्स को लेकर सीधा नल को दे देगी, जिसके बाद वो दोनों तो मरेंगे ही, बल्कि नल भी आजाद हो जाएगा। अब इसके बाद एडी और वेनम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे आते ही उन्हें घोड़ा दिखता है, जिसके बाद ही वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वेनम घोड़े से बॉन्ड होगा ताकि वो एडी को जल्दी से वहां से ले जा सके। इसके लिए वेनम घोड़े से बॉन्ड होता है और वेनमाइज्ड हॉर्स बनके जल्दी से एडी को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन चलते चलते जैसे वो लोग नदी के पास पहुंचते हैं, वैसे हम ये देखते हैं कि जनरल रैक्स की टीम एडी को ढूंढ लेती है और उसे ढूंढते ही उस पर अटैक भी कर देती है। लेकिन यहां पर वेनम एडी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिसके लिए वो एक फ्रॉग से भी बॉन्ड होता है और एक फिश से भी बॉन्ड होता है। लेकिन जब वेनम के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, तब वो एडी से प्रॉपरली बॉन्ड हो जाता है। पर उसके ऐसा करते ही हम ये देखते हैं कि जेनोफेज वेनम को ट्रैक कर लेती है और वो बहुत तेजी से वेनम के पास आ जाती है। लेकिन जेनोफेज के वहां पर आते ही की जो टीम होती है वो उससे डर जाती है और वो जेनोफेज पर फायरिंग करने लगती है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वेनम जल्दी से एडी की बॉडी में घुस जाता है और एडी ब्रोक को वहां से निकाल लेता है, जिसके बाद ही एडी ब्रोक और वेनम जनरल रेक्स और जेनोफेज दोनों से बच जाते हैं। इसके बाद ही एडी जंगल में आगे बढ़ने लगता है और वो जैसे थोड़ा आगे जाता है, वैसे वो एक आदमी से मिलता है, जिस आदमी का नाम होता है मार्टिन। और मार्टिन यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ होता है, जिसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी होते हैं। यहाँ पर मार्टिन एडी को अपने साथ खाना खिलाता है और पूछे जाने पर मार्टिन एडी को ही बताता है कि वो असल में एरिया 51 के पास जा रहा है, क्योंकि उसने ये सुना है कि वहां पर एलियंस होते हैं और उसका हमेशा से ये सपना रहा है कि वो एलियंस को देखे, और इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहां पर एलियंस देखने जा रहा है। मार्टिन की बातें सुनकर एडी को यह समझ में आ जाता है कि मार्टिन काफी भोला भाला और अच्छा इंसान है, और इसके लिए एडी मार्टिन से हेल्प मांगता है और उससे कहता है कि मार्टिन उसे अपने साथ न्यूयॉर्क सिटी तक छोड़ दे, जिसके लिए मार्टिन मान जाता है और वो एडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे न्यूयॉर्क तक छोड़ देता है। जिसके बाद ये मार्टिन अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 के लिए निकल जाता है। यहाँ पर आने के बाद ही एडी ब्रोक छुपने के लिए अपने कपड़े बदलता है और सीधा एक कसीनो में चला जाता है। लेकिन उसी कसीनो के अंदर वो मिसेस चैन से मिलता है, जिसके बाद यहाँ मिसेस चैन एडी को देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। यहाँ पर मिसेस चैन काफी खुश होती है और इसीलिए वो एडी के सामने डांस करती है और वो एडी से कहती है कि वो भी डांस करें,
जिस पर हम ये देखते हैं कि एडी उसे मना कर देता है, लेकिन वेनम एक्साइटमेंट में आकर डांस करने लगता है और वो एडी को प्रॉपर्ली वेनम में ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही जेनोफेज से ट्रैक करते हुए वहां पर आ जाती है, लेकिन जेनोफेज को देखकर वेनम फेज से एडी की बॉडी में घुस जाता है, जिसके बाद ये जेनोफेज से ट्रैक नहीं कर पाती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। लेकिन जेनोफेज के वहां से जाने के बाद ही हम ये देखते हैं कि जनरल ट्रैक्सोर्स की टीम भी वहां पर आ जाती है, क्योंकि उन्होंने भी एडी ब्रोक को ढूंढ लिया था और इसीलिए वहां पर आने के बाद ही वो लोग एडी ब्रोक को बेहोश कर देते हैं और एक डिवाइस का यूज करके उसकी बॉडी से वेनम को बाहर निकालकर उसे एक कंटेनर में कैद कर देते हैं। और फिर वो लोग एडी ब्रोक और वेनम दोनों को ही लेकर सीधा एरिया 51 के लैब में आ जाते हैं। इधर एडी ब्रोक को जैसी होश आता है वैसे वो देखता है कि वो एरिया 51 के लैब के अंदर है, लेकिन जैसे उसे होश आता है वैसे ही हम देखते हैं कि जनरल रेक्स सीधा एडी के पास आता है और वो एडी को शूट कर देता है ताकि एडी की जान चली जाए। लेकिन इसी लैब के अंदर जो डॉक्टर पेन की असिस्टेंट होती है, जिसका नाम डॉक्टर सैडी होता है, उसने असल में वेनम के कंटेनर को खोल दिया होता है, जिस वजह से वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी से होता हुआ सीधा बॉडी में घुस जाता है। और जैसे ऐसा होता है वैसी एडी ब्रोक की जान बच जाती है और वो प्रॉपर्ली वेनम बन जाता है। लेकिन उसके वेनम बनते ही जेनोफेज उसे ट्रैक कर लेती है और वो सीधा उस लैब के अंदर घुस जाती है और लैब के अंदर आते ही वो पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करने लगती है और बारी बारी करके जनरल रैक्स के सारे आदमियों को भी मरने लगती है। अब ये देखकर डॉक्टर पेन की जो असिस्टेंट होती है यानी कि डॉक्टर सैडी, वो बारी बारी करके सारे सिम्बियोट के कंटेनर को भी खोल देती है ताकि सारे सिम्बियोट मिलकर वेनम की हेल्प कर सके और वो सब मिलकर जेनोफेज को हरा सके। और इसीलिए जैसे ही सारे सिम्बियोट अपने कंटेनर से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो अपने आसपास के लोगों से बॉन्ड होते हैं और जेनोफेज का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन यहां पर हम ये देखते हैं कि जेनोफेज इन सारे सिम्बियोट से काफी पावरफुल होती है और इसलिए वो इनमें से कुछ सिम्बियोट को पकड़ते हैं, उन्हें खा भी जाती है। लेकिन वेनम इस बात का फायदा उठाता है और वो जल्दी से एडी की बॉडी में आ जाता है, जिससे कि जेनोफेज वेनम को ट्रैक नहीं कर पाती है और फिर अगले पल एडी ब्रोक उस लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर खुले इलाके में आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद ही एडी ये नोटिस करता है कि वहां पर मार्टिन की फैमिली भी आई हुई है। लेकिन अब क्योंकि जेनोफेज की वजह से मार्टिन की फैमिली को नुकसान हो सकता था, इसलिए एडी जल्दी से उनके पास जाता है और वो सबको सेफली वहां से बाहर निकाल देता है। इसके साथ ही दूसरी साइड हम ये देखते हैं कि अब सारे सिम्बियोट मिलकर जेनोफेज पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही जेनोफेज बहुत जोर से स्क्रीम करने लगती है और वो चिल्लाकर अपने दूसरे साथी को सिग्नल दे देती है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं और वहां पर और भी 4-5 जेनोफेज आ जाते हैं। और फिर इसीलिए ये सब देखकर एडी ब्रोक वेनम बनता है और वो भी सारे सिम्बियोट के साथ मिलकर सभी जेनोफेज से फाइट करने लगता है। लेकिन अब क्योंकि इतने सारे जेनोफेज सिम्बियोट पर बहुत भारी थे, इसीलिए सिम्बियोट की हार होने लगती है। और सिर्फ ये ही नहीं, वेनम और एडी ब्रोक भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर इसके लिए वेनम को थोड़ा दूर लेकर आता है और वो एडी से कहता है कि अब उसके पास इन सारे जेनोफेज को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और इसके लिए उसे और एडी को साथ मिलकर जेनोफेजेस का सामना करना होगा। जिसके बाद ही हम देखते हैं कि एडी ब्रोक एक बार फिर से वेनम बनता है और सभी जेनोफेजेस के पास आने लगता है, जिसे देखकर सारे जेनोफेजेस भी वेनम को घेर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद ही वेनम अपने कई सारे टेंटिकल्स निकलता है और उन सारे जेनोफेजेस को भी खुद से बॉन्ड करने लगता है, यानी कि वो उन सब को भी खुद में मिला लेता है। और फिर ऐसा करने के बाद ही वेनम पास की एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही पावरफुल एसिड रखा होता है और वो ऐसा एसिड होता है जो कि कुछ भी खत्म कर सकता है। और यहां पर वेनम का ये प्लान होता है कि अब वो इन सारे जेनोफेजेस को उसी एसिड से मार देगा। इसीलिए वेनम जैसे ही उन सबको लेकर एसिड के पास जाता है वैसे ही वह वहां पहुंचने के ठीक पहले वो एडी ब्रोक को अपनी बॉडी से निकलकर दूर कर देता है ताकि वो एडी की जान बचा सके। और फिर उसके बाद वेनम सारे जेनोफेजेस को लेकर एसिड के नीचे आ जाता है, जिसके बाद ये उस खतरनाक एसिड की वजह से वो सारे जेनोफेजेस भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ अपना प्यारा वेनम भी मारा जाता है। पर इस तरह से वेनम के मरने के साथ साथ वो सारे जेनोफेजेस को भी खत्म कर देता है और वेनम के साथ साथ एडी ब्रोक भी बहुत सारे इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो डॉक्टर पेन होती है वो एक कंटेनर से एक सिम्बियोट को निकलती है। वो और कोई नहीं बल्कि स्कोन सिम्बियोट होती है। इसीलिए डॉक्टर पेन स्कोन सिम्बियोट से बॉन्ड होकर स्कोन बनती है और अपने असिस्टेंट को लेकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद जब एडी ब्रोक की आंखें खुलती हैं तब वो ये देखता है कि वो इस टाइम पर एक हॉस्पिटल के अंदर है। यहाँ पर एडी ब्रोक से मिलने के लिए यूएस मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर आता है और वो यहाँ पर आकर एडी को थैंक यू बोलते हुए उससे कहता है कि एडी ब्रोक ने जेनोफेज नाम की सारे एलियन क्रिएचर से हम लोगों को बचाया है और एडी एंड उसके वेनम सिम्बियोट की वजह से ही एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई है और इसलिए वो ऑफिसर एडी को उसके सारे चार्जेस से फ्री कर देता है। और वो एडी से कहता है
कि अब से एडी ब्रोक अपनी लाइफ को आराम से जी सकता है। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एडी ब्रोक अपनी लाइफ को नॉर्मली जीने लगता है, लेकिन एडी को अपने वेनम सिम्बियोट की बहुत याद आती है। अब हम नल को देखते हैं। इस सीन में हमें नल का प्रॉपर फेस दिखाया जाता है और यहाँ पर नल कहता है कि अब मैं पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। सो इसीलिए इस वाले सीन से हमें पता लगता है कि गॉड ऑफ सिम्बियोट को आगे मूवीज के अंदर आगे भी यूज किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे सीन के अंदर हमें वही बार टेंडर दिखता है जिसे जनरल रेक्स पकड़ के एरिया 51 में लाया था, जहां पर हम ये देखते हैं कि बार टेंडर एरिया 51 के बाहर खड़ा होता है और वही देख रहा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहां पर क्या हुआ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उस बार टेंडर के थोड़ा दूरी पर ही वेनम सिम्बियोट की बॉडी का अंश है जिसे जनरल रेक्स ने बार टेंडर के बाहर से पकड़ा था। लेकिन ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये वाला सीन हमें बताता है कि स्पार्टमैन यूनिवर्स के अंदर वेनम अभी भी जिंदा है, क्योंकि वेनम की बॉडी का जो छोटा सा टुकड़ा बच गया है वही आगे चलकर यहाँ का वेनम बनेगा और शायद से हो सकता है कि वो सबसे पहले बार टेंडर के साथ ही बॉन्ड हो। यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।